हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने सरफेस टेंशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसमें कल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सरफेस टेंशन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स अपन लोगों ने देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, और मैंने सरफेस जो एनर्जी है उसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज अपन बेसिकली वीडियो के अंदर दो टॉपिक है उनको मर्ज करने वाले हैं, एक तो कॉन्टैक्ट एंगल और एक एक्सिस प्रेशर ऑफ ए ड्रॉप। एक ड्रॉप में जो एक्सिस प्रेशर होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कॉन्टैक्ट एंगल की। तो देखो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। सबसे पहला आज का जो टॉपिक अपना हुआ कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल, अब ये कॉन्टैक्ट एंगल क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ये बच्चों अपन जब अगला जो कल अपन क्लास होगी कैपिलरिटी के बारे में जिसमें पढ़ेंगे, कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरिटी जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर भी अपने ये काम में आएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। देखो मेरे पास में मान लिया एक ही बीकर है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। ठीक है, जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, मान लिया इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, मान लो ट्यूब है, उसको रखता हूं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो बच्चों ऐसी बनती है, एक कंडीशन तो ऐसी बनती है फ्लूइड की। ठीक है, एक मैं इधर बनाता हूं दूसरी। दो कंडीशन के बारे में अपन लोग देखेंगे, यहां से समझेंगे कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। कॉन्टैक्ट एंगल की कंसेप्ट को यहां से अपन लोग समझेंगे। देखना बहुत ही आसान है। एक कंडीशन ऐसी आती है, समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और ऐसा होता क्या है। देखो सबसे पहले अपन बात करें कॉन्टैक्ट एंगल की, तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। कॉन्टैक्ट एंगल है क्या, टेंजेंट, देखो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। यानी जो लिक्विड सरफेस है उस पर टेंजेंट और जो सॉलिड सरफेस है उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। अब ये दोनों टेंजेंट में एंगल बनेगा कहां पर, एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट पॉइंट मान लो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जहां ये दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस, उन दोनों जहां पर कांटेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर दोनों की जो टेंजेंट होगी उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, कांटेक्ट एंगल होगा अपना। ठीक है, अब देखो, अब ये जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट की बात करूं, जो लिक्विड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस है, ये तो बच्चों होगी अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, और ये वाली जो टेंजेंट होगी ये होगी टुवार्ड्स द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस टुवार्ड्स होगी। तो देखो बनाते हैं अपन लोग। अब देखो यहां पर अपन बात करें तो ये सॉलिड सरफेस है और ये लिक्विड सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर कांटेक्ट कर रही है और यहां पर कांटेक्ट कर रही है। तो इनके कांटेक्ट पॉइंट पर अपन को टेंजेंट बनानी है। एक तो टेंजेंट किसकी, लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट, और एक टेंजेंट किस पर, सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट। और जो लिक्विड सरफेस पे अपन जो टेंजेंट बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस होनी चाहिए। यानी यहां पर मैंने टेंजेंट बनाई, ठीक है, ये लिक्विड सरफेस है, इस पर टेंजेंट बनाऊंगा ऐसे। अब देखो ये अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है, इससे अवे है। ठीक है, अब एक टेंजेंट अपन को किस पर बनानी है, सॉलिड सरफेस पर, तो ये लो सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट। ठीक है, अब ये होनी चाहिए क्या, टुवार्ड्स द लिक्विड सरफेस। तो देखो टुवार्ड्स द लिक्विड सरफेस है, ये देखो ये ऊपर वाली नहीं लेनी अपन को, नीचे वाली, इस पॉइंट से नीचे वाली ये। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो एंगल बनता है ये होता है बच्चों कॉन्टैक्ट एंगल, जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं। ये है कॉन्टैक्ट एंगल।
क्या बोला मैंने कि जो लिक्विड सरफेस है उस पर जो टेंजेंट होगी वो तो अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस होगी। देखो इस पर ये लिक्विड सरफेस है, इस पर ये टेंजेंट खींची मैंने, इस पर से रेखा खींची, ये क्या है बच्चों, ये जो सॉलिड सरफेस है इससे दूर है, अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। और जो यहां पर इस सॉलिड सरफेस है इस पर जो टेंजेंट खींचूंगा वो क्या होनी चाहिए, टुवार्ड्स द लिक्विड होनी चाहिए। तो ये देखो लिक्विड के टुवार्ड्स है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये क्या होता है बच्चों, कॉन्टेक्ट एंगल होता है। ठीक है, अब इसमें बात करें अपन, इसमें बात करें तो ये तो सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है। ठीक है, चलो देखो अपन को सबसे पहले टेंजेंट खींचनी लिक्विड सरफेस पर, ये है लिक्विड सरफेस, इस पर टेंजेंट खींचनी जो क्या होनी चाहिए, जो सॉलिड सरफेस है उससे अवे होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। ये लो मैंने खींच दी, सॉलिड सरफेस से दूर है। ठीक है, अपन को सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट खींचनी है जो क्या होनी चाहिए, लिक्विड के टुवार्ड्स होनी चाहिए। तो ये देखो लिक्विड है, इसके टुवार्ड्स। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है, जैसे ये एंगल बना है, ये जो एंगल है बच्चों ये होता है क्या, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या कॉन्टेक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं फिर कॉन्टेक्ट एंगल। यहां पर देखने से अपन को क्या पता लग रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और यहां पर क्या पता लग रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, थीटा जब लेस देन 90 डिग्री हो तो ये जो शेप हो, ये जो लिक्विड है ये एक मिनिस्कस फॉर्म्ड करता है। मैं लिख सकता हूं यहां पर लिक्विड फॉर्म्ड मिनिस्कस। ठीक है, और उसकी शेप क्या होती है, मिनिस्कस की शेप क्या होगी, देखो कॉनकेव साइड, कॉनकेव शेप क्या होगी, कॉनकेव शेप का एक मिनिस्कस फॉर्म करेगा। ठीक है, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो देखो क्या है, कॉनकेव शेप, कॉन्वेक्स है। तो इसमें जो मिनिस्कस होगा वो किस शेप का होगा, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, कॉन्वेक्स टाइप का होगा। अब देखो ये वाली जो लिक्विड है जो थीटा जिनके लिए लेस देन 90 डिग्री होगा, जिनका थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, जो कॉनकेव मिनिस्कस फॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉलिड है उसको वेट करते हैं, गीला करते हैं, वेट द सॉलिड, वेट द सॉलिड। ये क्या करेंगे, सॉलिड को वेट करेंगे, गीला करेंगे। और ये क्या होते हैं, सॉलिड को वेट नहीं करते, यानी डू नॉट वेट द सॉलिड। ठीक है, अब देखो इसमें जो एग्जांपल अपन ले सकते हैं वो इम्प्योर वाटर ले सकते हैं, कि इम्प्योर जो वाटर होता है इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों वो हो सकता है इम्प्योर वाटर। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल अपन लोग ले सकते हैं वो ले सकते हैं मरकरी, जिसके लिए थीटा लगभग 137 डिग्री के लगभग माना जाता है, लगभग 137 डिग्री बनाता है। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो मरकरी जब होता है उसके अंदर वो क्या करता है अपन को पता भी है, जो मरकरी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कोहेंसिव और एडहेंसिव फोर्स बताए थे, तो उसमें बताया था जो मरकरी होता है वो गीला नहीं करता है जो सॉलिड सरफेस होती है उसको। ठीक है, तो उसके लिए थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होते हैं ये क्या करते हैं, देखो राइज कर रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, राइज करते हैं, और ये क्या होते हैं, डिप्रेस होते हैं, ये क्या होते हैं, डिप्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात थी बच्चों कॉन्टैक्ट एंगल की। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस और टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस जो है उनके ऊपर जो टेंजेंट होती है, ठीक है, जो टेंजेंट होगी कब, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों की कॉन्टैक्ट सरफेस पर, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाते हैं अपन लोग, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, अब एक प्रकार के जो फ्लूइड होते हैं वो जो अपन यहां पर जो सॉलिड लेते हैं उसमें राइज होते हैं ऊपर की ओर, जिनके लिए राइज कौन से होंगे, जिनके लिए थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिनके लिए लेस देन 90 हो तो राइज होंगे, और ये क्या होंगे, डिप्रेस होंगे जिनके लिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। यानी ये कॉनकेव मिनिस्कस बनाते हैं और ये कॉन्वेक्स बनाते हैं और ये कॉनकेव बनाते हैं। यानी ये वाले जो होते हैं सॉलिड को वेट करते हैं, गीला करते हैं, और ये गीला नहीं करते, जैसे इम्प्योर वाटर, और इसमें क्या है, मरकरी है। ठीक है, तो ये कहानी थी अपनी। अब जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्योर जो वाटर होगा उसके लिए थीटा 90 डिग्री होता है।
वो कोई प्रकार का मेनिस्कस फॉर्म्ड नहीं करता, एकदम सीधा ऐसे रहता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि अपने कॉन्टैक्ट एंगल की। सर आपने बता दिया कि कॉन्टैक्ट एंगल ऐसे ऐसे होता है, ये इस प्रकार से वेट करता है, मेनिस्कस फॉर्म्ड करता है, लेस देन 90 डिग्री, राइज होते हैं, डिप्रेस होता है। अब ये वाली कंडीशन क्यों आती है, ये ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है, ऐसे क्यों राइज करता है, और ये नीचे की ओर डिप्रेस क्यों होता है? ठीक है, इसका रीजन क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल बनता क्यों, इसका रीजन क्या है, तो वो समझते हैं अपन लोग। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करने के इच्छुक हो तो नोट कर सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों को इसका रीजन देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स की कंसेप्ट बताई थी। थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूं फिर समझते हैं इसको। एक तो कोहेसिव फोर्स बताया था और एक एडहेसिव फोर्स बताया था। ये दो प्रकार के मैंने फोर्स बताए थे। तो कोहेसिव फोर्स तो मैंने बताया था कि एक मटेरियल के या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। ठीक है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे, एक ही मटेरियल के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे, वो तो कोहेसिव फोर्स होंगे। और अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, अच्छे से इसका एग्जांपल भी दे दे के बता चुका हूं, तो आप लोग वहां से इसको समझ सकते हो। अब अपन बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंगल की। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल देखो कैसे कैसे क्यों क्यों बनता है समझना। वापिस से मैं यहां पर दो एग्जाम्पल बना रहा हूं, वापिस से वो दोनों डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझते हैं अपन। देखो एक जो डायग्राम बनाया था उसके लिए अपने पास में इस प्रकार का इस प्रकार की शेप बनी है, और दूसरा जो डायग्राम बनाया था उसके लिए मेरे पास में इस प्रकार की शेप बनी है। अब ये ऐसी क्यों बनती है समझना। देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हुए एक वाटर मॉलिक्यूल है यहां पर। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल है, इस पर दूसरा जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो कोहेसिव फोर्स लगाएगा। यानी ये जो मॉलिक्यूल है यहां पर, इस पर जो नीचे के जो इसके आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, कोहेसिव फोर्स। यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इधर की ओर लगता है। ठीक है, अब ये यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स है इस पर सॉलिड जो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देख रहे हैं अपन। एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगा उसकी बात कर ली, वो इस डायरेक्शन में होगा, लगभग इधर की ओर ही होगा। ठीक है, और इस पर ये जो है यहां से एडहेसिव जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये जो फोर्स है ये कौन सा है, फोर्स वाटर एंड सॉलिड, या ग्लास मान लो, ग्लास ट्यूब है, वाटर एंड ग्लास मान लिया। ठीक है, तो इन दोनों का अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसका खुद का वेट भी होगा, लेकिन वेट को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हो क्योंकि छोटा सा मॉलिक्यूल्स होगा बहुत सारा, तो इसको वेट को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, यहां पर देखो ये यहां पर क्यों गया ऊपर की ओर, ये जो अपन देख रहे हैं कि ये राइज क्यों हुआ, तो उसका रीजन देखने के लिए जो अपन को पता है कि जो इस कंडीशन में जो एडहेसिव फोर्स लगता है वाटर और ग्लास ट्यूब के सरफेस के बीच में, या वाटर और सॉलिड सरफेस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगता है वो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसकी ओर ये अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इसलिए फ्लूइड क्या होता है, इस पर राइज कर जाता है। रीजन मिल गया आपको। अब ये जो है ये नीचे डिप्रेस क्यों होता है, ये डिप्रेस बच्चों इसलिए होता है क्योंकि यहां पर एक मॉलिक्यूल जो अपन ने माना, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास में जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, यानी जो मरकरी, इसमें मान लो मरकरी भरी हुई है, तो मरकरी और मरकरी, या फिर जो फ्लूइड अपन ने इसमें भर रखा है, मरकरी भर रखी है, मरकरी और मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाले मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स,
वो ग्रेटर देन होता है मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये नीचे की ओर डिप्रेस होता है। ये तो रीजन हुआ। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि ऐसी शेप क्यों बनती है, उसको अपन देखते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने इस वाले डायग्राम के अंदर इन दो फोर्स की बात की। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो किधर की ओर होगा। देखो ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है, इनका जो नेट फोर्स होगा वो इधर कहीं होगा किसी एंगल पर। ठीक है, लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स होगा वो इस वाले फोर्स की ओर होगा, ऐसे इधर की ओर लगेगा एफ नेट, इधर की ओर लगा। ठीक है, इसमें तो इधर की ओर लगने से क्या हुआ, इसकी जो शेप है वो इस साइड हुई। मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के अंदर चैप्टर में शुरू में आप लोगों को बताया था कि जो लिक्विड सरफेस होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, एफ नेट जो होता है उसके नॉर्मल होती है। यानी लिक्विड जो सरफेस होगी, जो लिक्विड सरफेस है वो हमेशा नॉर्मल रहती है किसके, एफ नेट के। तो अपन लिख सकते हैं लिक्विड सरफेस is always normal to the F net या नेट फोर्स। नेट फोर्स की क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो इसलिए इसने इस वाली ये शेप ली। देखो इसके नॉर्मल बन रही, कैसे समझते हैं, देखो ये वाला है। ठीक है, यहां से देखो ऐसे, इसका जो एफ नेट लग रहा है वो ऐसे लग रहा है एफ नेट। तो देखो इसके नॉर्मल है, इसके नॉर्मल है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसके नॉर्मल होती है, इसलिए ये वाली शेप ले लेती है। अब इसकी बात करें अगर अपन, तो इस पर देखो ये जो मॉलिक्यूल एक अपन ने लिया, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, कौन सा, एफ मरकरी। ठीक है, और जो ये फोर्स इधर लगेगा मरकरी और ग्लास के बीच में। अब देखो इसमें ये वाला फोर्स बड़ा है तो इसका जो एफ नेट आएगा वो लगभग इधर की ओर आएगा, ऐसे इधर की ओर आने से ये वाली शेप ये ले लेता है ऐसे, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या लगना है, इसके परपेंडिकुलर लगना है, तो ये वाली शेप ये ले लेता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों अपना कॉन्टैक्ट एंगल की कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर सकते हो। फिर अपन देखते हैं एक्सिस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सिस प्रेशर क्या होगा, कितना होगा, ऐसा क्यों होता है। देखो एक्सिस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर अपन लोग एक्सिस प्रेशर निकालेंगे, क्या आएगा, कितना आएगा। देखो अगली अपनी हेडिंग है एक्सिस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप में जो एक्सिस प्रेशर लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर उस पर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, यहीं पर अपन फिर अपना समाप्त करेंगे। देखो मैं एक यहाँ पर एक ड्रॉप बना रहा हूँ, लिक्विड ड्रॉप। इस लिक्विड ड्रॉप पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अपन बात करते हैं। इस पर एक तो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल लग रहा है इस पर बाहर से, यानी एफ एक्सटर्नल लगा अंदर की ओर। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड है, तो इसमें क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा अंदर का ये बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, यानी एफ लिक्विड लगेगा। ठीक है, अब ये दो टाइप्स के इसमें फोर्स लग रहे हैं। तो आप लोगों को बोला जाए इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, तो आप लोग सर ये जो लिक्विड फोर्स है और ये जो है दोनों साइड की जो प्रेशर के कारण जो अंदर का जो लिक्विड प्रेशर है, बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इन दोनों के कारण जो फोर्स होगा वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन बच्चों अपन लोगों ने पिछली क्लास के अंदर सरफेस टेंशन की कंसेप्ट देखी, तो सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस होगी वो भी तो इस पर फोर्स लगाएगी। इसका जो सरफेस टेंशन है वो भी तो लगेगा इस पर। कैसे लगेगा वो देखो, सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन क्या होता है, जो अपनी सरफेस होती है उसको कम करने की प्रयास करता है। तो ये वाला जो कम करने का प्रयास करेगा मतलब इधर की ओर लगेगा ऐसे, ये सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा जो अंदर की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा, इसमें ऐसे अंदर की ओर, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको कम करने का प्रयास करेगा, ऐसे अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो यहां से देखने पे अपन को लग रहा है कि जो P लिक्विड है वो ग्रेटर देन है P लिक्विड जो है बच्चों वो ग्रेटर देन है P एक्सटर्नल से। ये वाली कंडीशन होगी। अगर ये वाली कंडीशन होगी तभी क्या होगी कि ये जो अपना बबल्स या लिक्विड ड्रॉप है ये बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगी। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन क्यों हुआ, क्योंकि देखो इस पर एक तो ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है, दो पर दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अपन को निकालना है कि इस पर जो एक्सिस प्रेशर है वो कितना लग रहा है, जिसके कारण ये ड्रॉप ऐसी बनी रहती है। अगर अंदर वाला फोर्स कम होता,
अगर अंदर वाला फोर्स, जो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम होता और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता, तो क्या होता है, धीरे धीरे पिचकती जाती, यानी इसकी रेडियस कम हो जाती, इसकी रेडियस कम होते होते क्या हो जाती, जीरो हो जाती। जबकि ऐसा होता नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक प्रेशर और लग रहा है जो क्या कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम के अंदर रख रहा है। अपन उसकी वैल्यू निकालते हैं, वो एक्सिस प्रेशर है वो कितना होता है, उसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2T अपॉन R, जहां पर T क्या है, टेंशन फोर्स है, और R क्या है बच्चों, टेंशन है, सरफेस टेंशन है, R क्या है, इस जो ड्रॉप है इसकी रेडियस है। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्सिस प्रेशर आता है Px वो कितना आता है, 2T अपॉन R आता है। अभी इसका डेरिवेशन करेंगे अपन, ये आया कहाँ से है। ठीक है, यानी P अंदर की ओर जो लग रहा है इनसाइड और माइनस P आउटसाइड, यानी अंदर के प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो कितना ज़्यादा है, अगर मैं आउटसाइड से घटा लूँ उसको तो यहाँ से पता लग जाएगा मेरे को कितना एक्सिस है। तो इसलिए मैंने P इनसाइड माइनस P जो आउटसाइड है इसको मैंने लिखा है P एक्सिस EX। ठीक है, जो 2T अपॉन R आता है। ठीक है, अब ये 2T अपॉन R है, ये कैसे आता है, तो इसका अपन डेरिवेशन देखते हैं। देखो इसका जो डेरिवेशन है बच्चों वो बहुत ही आसान है। अपन इसका जो डेरिवेशन है वो देखेंगे सरफेस एनर्जी मेथड से। सरफेस एनर्जी मेथड से देखना बहुत ही आसान सा है एकदम। मैं यहां पर एक लिक्विड ड्रॉप बना रहा हूं, ये मैंने एक लिक्विड ड्रॉप बनाई जिसकी रेडियस दे रखी है बच्चों कैपिटल R। ठीक है, अब इस पर बाहर की ओर प्रेशर आउटसाइड और अंदर की ओर P इनसाइड है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल R है। मैं क्या करता हूं, इसकी रेडियस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, इसकी रेडियस को डेल्टा R से एक्सपेंड करता हूं, यानी ये जो है ये कितनी है, डेल्टा R। मैं लिखूं इफ द ड्रॉप एक्सपेंड to delta R then work done in expansion क्या आएगा बोलो, W इजिकल टू क्या होगा, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन कौन सा लग रहा है इस पर, नेट फोर्स क्या लग रहा है, F नेट लिख सकता हूं मैं। नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, यानी इनसाइड का जो प्रेशर है उसके कारण फोर्स माइनस आउटसाइड के कारण, इस पर नेट फोर्स ही तो लग रहा है। इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया, डेल्टा R अपन ने इसको क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। ठीक है, अब देखो यहां से अपन को पता है P इजिकल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इनसाइड इंटू एरिया माइनस P आउटसाइड इंटू एरिया इंटू डेल्टा R, बोलो लिख सकता हूं। W, तो यहां से W बराबर क्या आएगा बोलो, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड A कॉमन ले लिया इंटू डेल्टा R। अब ये क्या होगा देखो, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 4 पाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटू डेल्टा R। ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने क्या किया, वर्क डन निकाल लिया। इसको डेल्टा R एक्सपेंड करने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मैंने निकाला है। तो F नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाला, डिस्प्लेसमेंट इंटू इसमें क्या हुआ, डेल्टा R हुआ। अंदर से जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो F क्या लग रहा है, I लग रहा है, और बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो F आउटसाइड लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हुआ, F इनसाइड माइनस F आउटसाइड, क्योंकि अंदर वाला फोर्स ज्यादा है, अंदर वाला फोर्स ज्यादा है तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो F इनसाइड माइनस F आउटसाइड किया। अब F की जगह मैंने PA लिख दिया, तो PFI की जगह PI इंटू A और इसकी जगह P0 इंटू A। अब A कॉमन लेके A की वैल्यू रख दी 4 पाई R स्क्वायर, ये आया है। अब सरफेस एनर्जी मेरे पास में क्या होती है, देखो सरफेस एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां लिखता हूं मैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होती है, डेल्टा U, जो W आता है वो क्या होता है बोलो, T इंटू डेल्टा A, T इंटू डेल्टा A होता है, कल ही बताया मैंने। तो W इजिकल टू T इंटू डेल्टा A क्या होता है, A2 माइनस A1, डेल्टा यानी चेंज इन एरिया, तो A2 माइनस A1 ये क्या आ जाएगा, T A2 क्या आएगा बोलो 4 पाई, बाद में देखो एरिया कितना हुआ R, रेडियस क्या हो गई R प्लस डेल्टा R। ठीक है, एक्सपेंड टू R
टू आर प्लस डेल्टा आर, आर से आर प्लस डेल्टा आर पर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस, ये तो क्या आ गया मेरे पास में, इसका बाद वाला जो एरिया है वो आ गया A2, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस बाद में कितनी होगी, आर तो ये है, डेल्टा या आर ये है, तो इसकी क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। पहले जो एरिया था वो क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, पहले यही था 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो देखो t इंटू 4 पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, यहां से इसका होल स्क्वायर खोल लो, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर ये लिखा है मैंने, ये वाला, यहाँ से 4 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। देखो डेल्टा आर मैंने बोला इसकी रेडियस में अपने बहुत ही कम छोटा सा चेंज किया एकदम, बहुत ही, तो इसको मैं लगभग 10⁻0 मान सकता हूँ, बहुत छोटा सा है। जैसे मान लो इसमें मैंने चेंज किया 10⁻⁴ का डेल्टा आर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 10⁻⁸ आएगा, मतलब स्क्वायर करने पे और छोटी संख्या हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, इसको नेगलेक्ट मान लिया, तो मेरे पास में क्या बचा बोलो, t इंटू 4 पाई इंटू 2r इंटू डेल्टा आर, ये w आ गया, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लो, ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करो कंपेयर, t इंटू 4 पाई इंटू 2r इंटू डेल्टा आर बराबर पी आई माइनस P0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर, तो डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एक आर से एक आर भी कट गया, ठीक है, तो क्या बचा 2t बचा इधर, इजिकल टू पी आई माइनस P0, इधर क्या बचेगा, आर बचेगा, तो ये यहाँ से क्या आ गया, पी आई माइनस P0 बराबर क्या आ गया, 2t अपॉन आर, यही तो अपन को फॉर्मूला निकालना था। देखो इधर इसको इसकी डिवाइड में ले आओ, यानी यहाँ से पता लगा पी एक्सिस अपने पास में क्या आया, 2t अपॉन आर। तो ये है बच्चों एक जो लिक्विड ड्रॉप होती है उसमें एक्सिस जो प्रेशर होता है वो होता है 2t अपॉन आर। आप लोगों को ध्यान में रखना है, डेरिवेशन ध्यान में रखो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेरिवेशन ध्यान में नहीं रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और यही एक्सिस प्रेशर होता है बच्चों एयर बबल, जो एयर बबल होता है उसके अंदर भी एक्सिस प्रेशर है वो इतना ही होता है, तो आप लोग लिख सकते हो एक्सिस प्रेशर इन एयर बबल, वो भी कितना होता है 2t अपॉन आर होता है, वो भी इतना ही आता है, ठीक है। तो ये है, अब अपन सोप ड्रॉप है, सोप बबल है, उसकी बात करते हैं कि जो सोप बबल होगा उसके अंदर जो एक्सिस प्रेशर है वो कितना होगा। आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी से, ठीक है। फिर अपन सोप बबल की बात करते हैं, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। एक छोटी सी कहानी और है जो अपन देख लेते हैं फटाफट। देखो एक सोप बबल जो होता है उसमें एक्सिस प्रेशर कितना होता है इन ए सोप बबल। सोप बबल की बात करते हैं अपन, तो देखो सोप बबल की कहानी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि जो सोप बबल होता है वो अपन मान सकते हैं कि उसमें 2 लेयर होती है, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि जो वो एक उसकी जो लेयर रहती है वो थिक रहती है, थिक मोटी लेयर रहती है, तो अपन उसको डबल लेयर से बना हुआ मान सकते हैं। तो इसलिए बच्चों उसके लिए जो पी एक्सिस जो आता है वो आता है 4t अपॉन आर। अब ये आता कैसे है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा निकाल के मैं बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें डबल लेयर होगी, तो इसलिए जो एक्सिस प्रेशर होता है वो इसमें क्या होता है, डबल होता है। जो लिक्विड ड्रॉप होती है उसका क्या होता है, डबल होता है सोप बबल, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर एक सोप बबल बना रहा हूँ, मैंने बच्चों ये जो थिन लेयर है, ये थिन लेयर है, ये इनके बीच की बहुत ही पतली सी होती है। इतना गैप मैंने आप लोगों को थोड़ा जूम करने के लिए थोड़ा सा दिखाया है ताकि आप लोग आराम से देख सको। इतना गैप इनमें नहीं होता है। यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है बाहर। ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर पॉइंट बी मान लिया, यहाँ पर सी मान लिया, ठीक है। मान लो
ये बाहर वाला नहीं है, एक बार इसको हटा दूं मैं, अगर इसको अगर मैं हटा दूं, अगर इसको मैं हटा दूं तो देखो यहाँ पर मेरे पास में पी बी माइनस पी इनसाइड यानी पी ए माइनस, अपने पास देखो क्या आता है, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 2t अपॉन आर आता है कि नहीं आता। तो यहाँ से अपन देखें तो पी इनसाइड कितना है, पी ए माइनस पी आउटसाइड पी बी, इसके लिए बात करूँ अभी इसी बबल के लिए, तो क्या आएगा बोलो, 2t अपॉन R1 आएगा कि नहीं आएगा बोलो, R1 रेडियस है इसकी। अब ये जो दूसरी वाली लेयर है ये बनाता हूँ मैं यहाँ पर। अब मान लो अंदर वाली लेयर नहीं है, ठीक है, अब क्या है बच्चों, ओनली ये बाहर वाली लेयर है, तो इसके लिए देखो ये पॉइंट क्या हो गया, इनसाइड का हो गया और ये क्या हो गया, आउटसाइड का हो गया। तो यानी पी बी माइनस पी सी इनसाइड माइनस आउटसाइड इज इक्वल टू 2t अपॉन रेडियस कितनी है, R2। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है, आप लोग क्या करो, इक्वेशन जो फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड को क्या करो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो करो ऐड, पी ए माइनस पी बी प्लस पी बी माइनस पी सी बराबर 2t अपॉन R1 प्लस 2t अपॉन R2, राइट। तो पी बी से पी बी कट गया, क्या आ गया, पी ए माइनस पी सी बराबर 2t अपॉन R1 प्लस 2t अपॉन R2। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ बताऊं कि अगर, क्योंकि अपन ने माना है कि जो लेयर होती है बच्चों ये बहुत ही पतली सी लेयर होती है, इतनी मोटी यहाँ पर बना के दिखाई है मैंने बस, तो मैं यहाँ पर एक अजम्पशन मान सकता हूँ कि जो R1 R2 है वो लगभग बराबर है, और वो किसके बराबर है, मैंने मान लिया R के बराबर है, R1 R2, क्योंकि बहुत ही पतली सी लेयर होगी तो दोनों रेडियस है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखो, देखो क्या आएगा, पी ए माइनस पी सी बराबर 2t अपॉन R प्लस 2t अपॉन R। तो ये क्या हो गया, 2t अपॉन R, 2t अपॉन R, 4t अपॉन R। ये पी ए जो है ये इनसाइड का पॉइंट है, यानी इसको मैं पी आई लिख सकता हूँ, और ये क्या है, आउटसाइड का पॉइंट है, तो पी आउटसाइड। तो यहाँ से अपने पास में जो सोप बबल होता है उसके लिए एक्सिस जो प्रेशर है वो निकल के आता है 4t अपॉन R। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो सोप बबल होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, बहुत ही आसान सा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अब आप लोगों को मैं दो न्यूमेरिकल करवाता हूँ, इन दो फॉर्मूले इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आप लोग पढ़ो, और चाहो तो न्यूमेरिकल को नोट करो और वीडियो को पॉज करके फटाफट खुद से करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं बोलता हूं न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज दी हुई है वो, कैलकुलेट द एक्सिस प्रेशर ऑफ ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 × 10⁻³ यानी सोप बबल दे रखा है, उसकी जो रेडियस वो दे रखी है 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अपन को एक्सिस प्रेशर निकालना है सोप बबल के लिए। फिर जो सोप बबल है उसके लिए सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सॉल्यूशन इज 0.03, यानी टी की वैल्यू दी हुई है 0.03 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा है। देखो सोप जो बबल होता है उसके लिए एक्सिस प्रेशर क्या होता है, 4t अपॉन R होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से देखो पी एक्सिस क्या आ जाएगा, एक्सिस प्रेशर ही निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। टी की वैल्यू कितनी है बोलो, 0.03 अपॉन ये कितना है 2 × 10⁻³ रेडियस आ गई। तो देखो ये इससे कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 2 × 0.03 इंटू ये पावर ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो गई पावर। तो ये क्या आ गया 2 × ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, 3 आएगा और 1 जीरो बचेगा यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 60 आ गया। एक्सिस प्रेशर कितना आ गया 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना एक्सिस प्रेशर इसके अंदर लग रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या क्या वैल्यू दी हुई है देखो। व्हाट वुड बी द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ए स्पेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm, यानी स्पेरिकल वाटर ड्रॉप दे रखी है जिसकी जो रेडियस दे रखी है वो 1 mm दे रखी है, ठीक है। और आपको इनसाइड वो जो ड्रॉप है उसके इनसाइड और आउटसाइड का जो प्रेशर है वो निकालना है, और इसका जो सरफेस टेंशन है वो आप लोगों को दिया हुआ है। सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो सरफेस टेंशन दिया हुआ है 73 डाइन पर सेंटीमीटर, यानी आपको दिया हुआ है 73 डाइन पर सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसको न्यूटन पर मीटर में बदलना पड़ेगा, तो न्यूटन पर मीटर में बदलोगे तो यह आएगा इतना, ठीक है। कैसे आया देखो,
73। डाइन को न्यूटन में बदलोगे तो 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, अब सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में बदलोगे तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻² से, तो इससे कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या निकालना है, पी एक्सिस निकालना है, यानी इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस निकालना है। पी एक्सिस होता है वही तो इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर डिफरेंस होता है। जो अपने पास में वाटर ड्रॉप दे रखी है, वाटर ड्रॉप के लिए कितना आता है, 2T/R आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 इंटू टी की वैल्यू बोलो कितनी है, 73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, ये mm में दे रखा है तो इसको बदल लो 10⁻³ मीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ -3 से 10⁻³ कट गया, 2 इंटू 73, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ये आ गया 146 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।